अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, वो ये कि ताजिर बरादरी की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से और उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उनको जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो इशूज़ हैं, उनको कंडूसिव इन्वायरमेंट चाहिए, उनको जो जो चीज़ें चाहिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से इस मीटिंग के अंदर इसकी डिमांड की है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि उनकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, तमाम जो भी उनकी रिजर्वेशंस हैं उनको फुलफिल किया जाएगा और प्रॉपर्ली एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से जो है वो एक यकीन दहानी करवाई गई है। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे और हम प्राइम मिनिस्टर साहब की अगेन एक और हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव की बात करेंगे, जहाँ पे सनतों के लिए और ख़ासकर फार्मर्स के लिए जो है उन्होंने एक रियायतों के लिए बिजली का पैकेज जो है वो तैयार किया है, यानी कि एक रिलीफ का ऐलान किया गया है। आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ख़ासकर ये देखा जा रहा है कि इकॉनमी के जो भी हिकअप्स हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ख़ासकर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो पावर सेक्टर के उनके इश्यूज़ होते हैं, जो पावर के हमेशा टैरिफ के हवाले से बातचीत होती है, तो वो भी एक इशू था जिसको रियायत के तौर पे, रिलीफ के तौर पे दिया गया। और साथ साथ फार्मर्स जो कि ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा उनका काम है और फार्मर खुश रहेगा तो ही हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो फ्लरिश करेगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि इस रिलीफ पैकेज से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और बिजली का ऑफ कोर्स जब एक बर्डन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इन्फ्लेशन को भी एक डाउनवर्ड पुश करेगा, एक हम कह सकते हैं कि खुशहाली आएगी। तो आज हम ये बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का 2026 में GMTN प्रोग्राम के तहत यूरो बॉन्ड जारी करने का फैसला किया गया है और ये मंसूबा जो है ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। यूरो बॉन्ड से क्या क्या फ़ायदे होंगे, पाकिस्तान ऑलरेडी पहले भी काफ़ी बॉन्ड्स के हवाले से काम करता रहा है और अब भी हमने देखा है कि इसके ऊपर काफ़ी हम कह सकते हैं कि वी आर बकअप के आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम किया जाए। और हम देख रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है यहाँ पे जर्मन इन्वेस्टर से और उनका ये कहना है कि जर्मन्स जो हैं वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने दावत दी उनको कि आइए और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और जर्मनी बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास ऑलरेडी हम कह सकते हैं हमारी एक्सपोर्ट के नंबर ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट कम है जर्मनी से। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक अप्रोच के हम कुछ कंट्रीज़ के साथ देखते हैं जिसके साथ हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है और इम्पोर्ट कम होती है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि ख़ासकर जब वो इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आएंगे और उस टेक्नोलॉजी पे या उन चीज़ों पे काम करेंगे जहां हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में उस पर अभी काम नहीं हुआ, तो ये बहुत ही एक विन विन सिचुएशन होगी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आए जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर ने कौन कौन से सेक्टर में इनको खासकर जर्मन इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुक करें पाकिस्तान की मार्केट से, क्योंकि पाकिस्तान की एक ह्यूज पॉपुलेशन, बल्क पॉपुलेशन है और साथ साथ एक बहुत बड़ी मार्केट भी है इटसेल्फ। तो साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं अफगान ट्रांजिट के हवाले से। ऑफ कोर्स हमारे पास हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर के बाद मरहला वार जो है वो इक्वलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। ख़ासकर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अफगान जो ट्रांजिट ट्रेड है वह माहौल जो है वो बेहतर हो रहा है और यहाँ पर जो बिजनेसेस एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बेटरमेंट पे आ रही हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का आगाज़ शुरू हुआ है, यानी कि आगाज़ हुआ है। तो ऑटोमेटिकली बिजनेसेस की बात होती है जब और ट्रेड की बात होती है तो हमारे बॉर्डर्स ट्रेड बहुत हम कह सकते हैं कि अहमियत रखते हैं। तो ये डिटेल डिस्कशन भी करेंगे आज। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकॉनमी के हवाले से, फिर वापस आते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली दोनों ममालिक के लिए माशी इस्तेहकाम और इलाकाई राबतों के फरोग की एक अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने दोहा में अफगान तालिबान हुकूमत के साथ तय पाने वाले फौरी जंगबंदी मुआहदे के बाद अफगान ट्रांजिट ट्रेड का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। ये इकदाम पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस मुअत्तल होने वाले तजारती सिलसिले की बहाली की जानिब एक मुस्बत कदम है, जिससे दोनों मईशतों पर खुशगवार असरात मुतवक्के हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रांजिट ट्रेड के मुताबिक इब्तदाई तौर पर चमन बॉर्डर के रास्ते तजारती सरगर्मियाँ बहाल की गई
हैं। फंसे हुए कार्गो की क्लियरेंस के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल निजाम तरतीब दिया गया है, जिसके तहत दर्जनों गाड़ियां मरहलावार दोबारा ट्रांजिट सिस्टम में शामिल की जा रही हैं। चमन बॉर्डर की बहाली बलूचिस्तान के मकामी ताजरों के लिए बड़ा रिलीफ है, जबकि ये इकदाम वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई और इलाकाई तिजारत के फरोग में संग मील की हैसियत रखता है। हुकूमत ने सिक्योरिटी चेक्स मजीद सख्त करने का ऐलान किया है ताकि शफाफियत और एतमाद बरकरार रहे। माहिरीन का मानना है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली से पाकिस्तान खित्ते में एक मजबूत तिजारती और ट्रांजिट हब के तौर पर उभरेगा, जो खित्ते की मजमूई इक्तसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द कराची स्टूडियोज। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब के वन बाय वन डेली बेसिस पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं और जितने ज़्यादा गवर्नमेंट के ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आइडिया ये है कि इकॉनमी बेटरमेंट की तरफ जाए, इकॉनमी अलाइन हो, और ख़ास कर हम ये देख रहे हैं कि अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ताजिर बरादरी से भी मीटिंग की और ये कहा गया कि उनको यकीन दहानी करवाई गई कि आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा, आपके तमाम जो रिजर्वेशंस हैं वो दूर किए जाएंगे। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। हम ये देख रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है और हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द कैनवस कोशिश कर रहे हैं कि हर फील्ड में जहाँ जहाँ पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से रुकावट है और जहाँ जहाँ हर्डल्स है उसको किसी तरीके से दूर किया जाए। और खुशकिस्मती से उनके साथ मुआशी मैदान में वज़ीर ख़जाना मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी यहाँ तरक्की में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त ऑलमोस्ट हर सेक्टर पे नज़र रखे हुए हैं और हर सेक्टर पे काम कर रहे हैं। तो जो उनकी हिदायत हैं और जो उनकी मीटिंग्स हैं फॉरेनर से भी और मुल्क के अंदर भी, वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा समत है, यानी हम जो डायरेक्शंस देख रहे हैं और जो पाकिस्तान में इकानमी के हवाले से जो इंटरनेशनल रिपोर्ट देख रहे हैं और जो क्रेडिट कंपनीज़ की जो रिपोर्ट है, उससे हम कह सकते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड्स मुल्क और टुवर्ड्स बाहर दोनों, वो इस हद तक मस्बत और कामयाब है कि आने वाला वक्त जो है उसके बहुत सारे समरात हमको देगा। अच्छा फातमी साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान में काफ़ी इस टाइप के स्टेप्स लिए जा रहे हैं और पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं ताकि ग्रास रूट लेवल्स पर ये जो है काम स्टार्ट हो। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में GMTN प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। इसके तहत यूरो बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे और इसका मंसूबा जो है वो रेडी कर लिया गया है। 2026 का प्लान है ये। कैसा लगता है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी इंटरनेशनल वर्ल्ड में अपना यूरो बॉन्ड्स जो है वो लेकर आएंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। असल में हमें पता है कि 2015 में जो हमने यूरो बॉन्ड 500 मिलियन का दिया था, उसकी 10 साल मुद्दत थी जो 29 सितंबर 2025 में ख़त्म हुआ। अब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो जर्मन वफ़द से बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने इसका इजहार किया कि हम दोबारा इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं और हम 2026 में एक नया बॉन्ड जिसको कहते हैं ग्लोबल मीडियम टर्म नोट के नाम से, यानी जिसको आपने कहा कि GMTN, ये इस बुनियाद पे हम दोबारा यूरो बॉन्ड लाएंगे, यानी बॉन्ड लाएंगे जिससे मगरिब में और जो दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं उनको इन्वेस्ट करने की आसानी होगी। एक बात। दूसरी बात, इस हवाले से उन्होंने कहा कि चूँकि हम पिछले बॉन्ड में बहुत अच्छी तरह कामयाब हुए और हमने वक्त पे उसकी अदायगी कर दी, तो अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ है जहाँ हम बहुत आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में ये काम कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ऑलरेडी चाइना के हवाले से भी मौजूद है कि हम एक बॉन्ड वहाँ से भी शुरू करने वाले, लेकिन 2026 में हम ये जो GMTN के साथ, उनके प्रोग्राम के साथ हम इस बॉन्ड का अजरा करेंगे। हाँ, और क्योंकि ये बॉन्ड, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि 10 साल इज़ ए लॉन्ग पीरियड। 10 साल में हमने अपने बॉन्ड की लोगों को मुनाफे के साथ जो प्रॉफिट दिया है, और जो हमारी जो क्रेडिट रेटेड एजेंसी है जिसमें फिच भी है, S&P भी है, जिसमें मोडीज़ भी है, उन सब ने इतनी अच्छी रिपोर्ट दी है कि अब 10 साल पहले हमें जो दुश्वारियां हुई थी वो अब नहीं होंगी और हम बहुत बेहतर पोजीशन में अपने बॉन्ड बेच सकेंगे। और ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से हम बहुत ज़्यादा गोया इंटरनेशनल मार्केट से इकानमी में फ़ायदा उठा सकेंगे। फातमी साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जर्मन हम कह सकते हैं वफ्द का जिक्र किया,
تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تھوڑا سا پروڈکشن کے حوالے سے آئیں, اور خاص کر صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہر چیز کی بات کریں, آٹو سیکٹر اس میں سر فہرست ہے, تو ہم اسمبلنگ نہیں بلکہ مینوفیکچرنگ کی طرف آئیں. ہمارے یہاں بھی کچھ کمپٹیشن بڑھے, کچھ یہاں پر جو ہے وہ اچھی بات ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہم پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا میں اسے ایکسپورٹ کریں بعد میں. تو کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ یہ ایک خوشائن قدم ہوگا؟ دیکھیے, یہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جرمن کے سفیر سے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی, اور اس میں انہوں نے اینا لیپل سے جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بہت واضح کہا کہ ہم جو جرمن کے سرمایہ کار ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ خاص طور پہ جو ان سیکشنز میں, جیسے آپ سمجھیں کہ جن سیکشنز میں, جن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ضرورت ہے, پبلک فائنانس میں ہمیں ضرورت ہے, اس کے علاوہ ہمیں ٹیکس میں ضرورت ہے, انفراسٹرکچر میں ضرورت ہے, اور مینوفیکچرنگ میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جرمن ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں, یعنی یہ نہیں کہ ہمارے ہاں یا یورپ میں, جرمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دس از دا کنٹری آف دا جس کو کہتے ہیں انوینشنس کی کنٹری ہے, ڈسکوریز کی کمپنی ہے. صدیوں پہلے انہوں نے جو چیزیں سائنس کے حوالے سے, مشینز کے حوالے سے, انڈسٹریز کے حوالے سے دیا, وہ دوسرے ممالک یورپ امریکہ میں بعد میں آئے. جو ڈیلیگیشن سے جو بات چیت تھی اس میں ہمارے وزیر خزانہ نے ان کو یہی کنونس کیا کہ پاکستان از دا رائٹ پلیس ٹو گو انٹو دا انویسٹمنٹ, برنگ ایز مچ, اور انہوں نے بھی بڑا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے لاسٹ ویک آپ نے بتایا بھی تھا کہ جرمن کی ایک انڈسٹری یہاں آ رہی ہے, آ چکی ہے, فیصلہ بھی ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ, کیونکہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے مینوفیکچرنگ میں جانے کی, کیونکہ انٹل اینڈ انلیس وی گو انٹو مینوفیکچرنگ, نہ ہم ایکسپورٹ میں آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ امپورٹ میں آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ مینوفیکچرنگ, کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ بیس ہی کرتا ہے لیٹسٹ جو بالکل دنیا کے جدید ترین مینوفیکچرنگ سسٹم ہے, خاص کے زراعت میں, یعنی ایگریکلچر میں ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ بہت زیادہ جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ اور لیٹسٹ, تو یہ جو اگر میرا خیال اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی ٹو کیپچر انٹرنیشنل اینڈ گلوبل فاطمی صاحب مارکیٹ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پرائم منسٹر صاحب نے صنعتوں کے لیے بھی اور خاص کر کسانوں کے لیے رعایتی بجلی پیکج کا اعلان کیا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک اور قدم گورنمنٹ کا ہے, ایک اور وہ اسٹیپ ہے جس میں عام عوام کو فائدہ ہو, اور خاص کر جب انڈسٹریز کے حوالے سے یہ ریلیف ملے گا تو آٹومیٹیکلی انفلیشن اس سے بہت زیادہ کٹ ڈاؤن ہوگی. کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ایک ریلیف پیکج فائدہ مند ثابت ہوگا؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ذرا سا 5 منٹ کے لیے آنکھ بند کریں اور ماضی کی طرف جائیں تو جن دشواریوں سے ہم بجلی یعنی پاور کے حوالے سے گزرے ہیں, اور جس طرح پورا ملک سفر کیا ہے, یعنی ہمارا جو نارتھ سائڈ ہے وہ سردیوں میں اور ساؤتھ سائڈ جو ہے وہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ اور چیزیں, اور ہمارے جو خاص طور پہ کسان اور انڈسٹریز, آپ کو پتہ ہے بے شمار انڈسٹریز ہماری جسٹ بیکاز آف لوڈ شیڈنگ اینڈ پاور پرابلم ٹھپ ہو گئی. ہمارا ٹیکسٹائل انڈسٹری اب اس کو انکریج کرنے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے 3 سال کا پیکج دیا. ایک 6 مہینے سال کا نہیں, 3 سال کا, 2025 سے لے کے نومبر 2025 سے اور 28 تک. 3 سال میں نہ صرف یہ کہ رعایتی پیکیجز ہوگا, ان کو میکسیمم انسنٹیو دیا جائے گا, میکسیمم ریٹ پہ کمی کی جائے گی. اس سے 2-3 فائدے ہیں, کیونکہ پچھلے سال ہم نے اپنی ضرورت سے تقریباً 410 میگا واٹ زیادہ یوز کیا تھا. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری انڈسٹریز میں بہت سارے لوگوں کو شکایتیں تھیں کہ ہماری انڈسٹریز اور مشینز ٹھپ ہو رہی ہے, کام نہیں کر پا رہے ہیں, یا 3 شفٹ نہیں کر پا رہے ہیں, 2 شفٹ نہیں کر پا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں, لیبر کو فائدہ ہوگا, ڈیلی ویجز کو فائدہ ہوگا, انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا, مینوفیکچرنگ کو فائدہ ہوگا, ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد خود بخود جب ہمارے ہاں کام بڑھے گا اور چیزیں بڑھیں گی تو انفلیشن ریٹ خود بخود نیچے آنے لگے گا. اور ہر چیز ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہے, ایک چیز سے دوسری چیز, تیسری چیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے 3 سال کے لیے. اٹس اے بگ ٹائم اور بگ ڈسکاؤنٹ. تو یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے, یہ رعایت جو ہے, اس سے کسان اور انڈسٹریلسٹ
बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। फातमी साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है और हम हर तरीके से बिजनेसेस के हवाले से काम कर रहे हैं। वहीं हमारे पास जो बार्टर ट्रेड सिस्टम है, हम उसमें भी पीछे नहीं रहे, बल्कि हमने रशिया, ईरान के साथ और ख़ासकर अफगानिस्तान को भी इस चीज़ की ऑफ़र दी कि बिजनेसेस के हवाले से सेटिंग हो। और हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर के बाद अफगान ट्रांजिट का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरहलावार यहाँ पर बहाली भी होना शुरू हो गई है। पहले हिस्से में जो है वो हमने देखा कि 300 गाड़ियों की क्लियरेंस का आगाज़ हुआ। एफबीआर के हवाले से भी काफ़ी न्यूज़ आपके पास भी मौजूद है। कैसा लग रहा है कि ख़ासकर हमारे बॉर्डर पे जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है? देखिए, जो बार्टर के हवाले से आपने बात की है, 2023 के कवानीन के तहत इसको अब कंफर्म किया गया, जिससे देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 ममालिक हैं जिससे बार्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ईरान है, रशिया है और अफ़गानिस्तान है। ये 3 ममालिक है जिससे हम बार्टर में काम कर सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ के पैसे भी महफूज हैं, ट्रांसपेरेंट भी है और सामान से सामान है। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि देखिए आपको पता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या जो सैंक्शंस हैं वो बहुत सारी ऐसी है जहाँ से हम पैसों से कारोबार नहीं कर सकते, जिसमें रशिया, ईरान और अफ़गानिस्तान शामिल है, जिनसे हमारा रोज़ का मामला है। ईरान, अफ़गानिस्तान तो हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं। रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जहाँ से गैस, तेल और चीज़ें आती हैं। तो ये अगर तो आपने बार्टर को परमानेंट किया कर ही दिया है, ऑर्डर ही कर दिया है, तो अगर बार्टर पे इसमें सिर्फ अच्छा उन्होंने रूल्स रेगुलेशन भी कर दिए, कस्टम इसको चेक करेगा, सिक्योरिटी होगी, इसके आने जाने का चीज़ें होंगी, इस पर बाकायदा एक समझिए कमीशन और कम्युनिटी है जो इसको हैंडल करेगी। और मैं समझता सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चेक एंड बैलेंस, तो मैं समझता हूँ हुकूमत उसमें बिल्कुल मुतमईन है, काम कर रही है। और एफबीआर इसको हर 3 महीने में हुकूमत को इसके फैक्ट्स एंड फिगर बताएगा। ये बार्टर से बहुत मुमकिन है कि हमारा जो लोकल ट्रेड है, लोकल तो नहीं कर सकते, है तो बाहर ही का, लेकिन पड़ोस के जो ट्रेड हैं उसकी मदद से हमें बहुत सारे फ़वाइद हो जाएंगे। वेल फातमी साहब, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी डिटेल हमें जो है वो इसके बारे में बताई, इकॉनमी के हवाले से और ख़ास अफगान ट्रांजिट के साथ जो एक मराहिल हम कह सकते हैं बहाली के तौर पे स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का भी। और साथ साथ सीज़ फायर के बाद जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो बिजनेसेस बहुत अच्छे होते हैं। जितना ज़्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है उतना ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आज की मार्केट में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ओपन हुई मार्केट 1,66,553.27 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,66,720.42। लोअर वॉज 1,64,395.38 एंड फाइनली क्लोजर 1,64,590.41 यानी कि 1,962.86 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। अब हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा डिप जो है वो मौजूद है और हम इस वीक के अंदर थोड़ा सा ये एक डिप हो रहा है, लेकिन कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। लेट्स सी कि मार्केट कैसा बिहेव करती है और अगर मार्केट मजीद ऑफलोड पोजीशन करती है तो मंडे से फिर मजीद बाइंग स्टार्ट होगी। ये एक एनालिटिकल व्यू है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। वो ये कि करप्शन के खिलाफ हम कह सकते हैं कि बड़ा ही एक ताबड़तोड़ इकदाम किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये इनिशिएटिव लिया है और इस साल के अंदर रिकवरी की गई है। करप्शन के खिलाफ हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया गया है और तकरीबन 1.1 ट्रिलियन का अमाउंट जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवाया गया है। होता ये है कि इतना हम कह सकते हैं इकोनॉमी के हवाले से, फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से, बजट के हवाले से इतना काम कर रहा होता है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा जो है वो तगोदो कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये करप्शन को थोड़ा सा ख़त्म नहीं किया जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तो इसके खिलाफ फाइनली एक इनिशिएटिव लिया गया और अगर नैप की रिकवरी देखी जाए इस साल की तो तकरीबन 1.1 ट्रिलियन देखी गई है एंड इट इज़ वेरी गुड अमाउंट, वेरी हैंडसम अमाउंट जो कि कौमी ख़जाने में जमा करवाया गया है। और इतना पैसा गवर्नमेंट की किटी में आना
इट मीन्स कि हमारे बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इससे फुलफ़िल होंगे और इससे बहुत फ़ायदा होगा। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इतना पैसा जब कौमी ख़जाने में आया है इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, कौन कौन से लूप होल्स फिक्स किए गए हैं, कितने ज़्यादा हम कह सकते हैं करप्शन के ख़िलाफ़ जो है ये इक़दाम किए गए हैं और अब मज़ीद कितने रास्ते रोके गए हैं। आज हम ये बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि IMF के हवाले से भी एक आपको न्यूज़ देना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने IMF से निगोशिएशन किया और टैक्स के हवाले से हदफ में तकरीबन 150 अरब रुपए की कमी पर इत्तफाक जो है वो हो चुका है। इट मीन्स के गवर्नमेंट इज़ निगोशिएटिंग वेरी वेल और यहाँ पर IMF के साथ जो जितना ज़्यादा हमने बातचीत की, जितना ज़्यादा पहले इकॉनमी के हवाले से गवर्नमेंट के स्टेप्स थे, बहुत खुशाइन थे, बहुत ज़्यादा होमवर्क था और साथ साथ फ्लड के हवाले से बड़ी डैमेजेस थे, वो तमाम चीज़ें IMF के सामने रखी गईं और ये बताया गया कि तमाम कंडीशनैलिटीज़ को मद्देनज़र रखें और साथ साथ जो टैक्स टारगेट्स हैं उसको भी देखा जाए क्योंकि सैलरी क्लास हर साल स्क्वीज़ हो जाती है। एक्सपोर्टर्स पे भी रखा जा रहा है टैक्स, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलाइन होने में टाइम जो है वो दरकार होता है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए टैक्स के हवाले से IMF इस कमी पर जो है वो मान चुका है, इत्तफाक कर चुका है। तकरीबन 150 अरब रुपए की कमी जो है वो अब इस पर इत्तफाक हो चुका है। आज हम ये बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बात करें, बहुत ही महफूज जो है वो मुल्क बन चुका है इस हवाले से कि लोग आएँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्रॉफिट बुक करें, अमाउंट रिपैट्रिएट करें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ईजी टास्क हो चुका है और पाकिस्तान एक ऐसा फ्रूटफुल कंट्री समझा जा रहा है कि यहाँ पर आप आएँ तो आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम बात करें सनती बिजली और गैस कनेक्शंस की जो तब्दीली होगी उसके लिए नया निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है, एक नया तरीक़ाकार जो है वो नाफिज किया गया है। कौन सा तरीक़ाकार होगा वो भी आज हम बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, यानी कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा है और डॉलर जो है वो डेप्रिसिएशन की तरफ छोटा सा हम कह सकते हैं एक चंक डेली बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन का देख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं नईम करीम साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो नईम साहब। सबसे पहले ये बताइए, आज नैब का बहुत बड़ा इकदाम है, ये हम कह सकते हैं बहुत बड़ा स्टेप नैब की जानिब से लिया गया है। क्या कहेंगे, इतनी ज़्यादा करप्शन के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन है और ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे और रिकवरी का अमाउंट तो बहुत ही हैंडसम है, यानी कि 1.1 ट्रिलियन, जो कि हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे। मेन पॉइंट तो ये ना कि लोगों के अंदर जो इत्मीनान जो है ना, सबसे पहले तो वो बहाल होगा ना कि आपकी रिकवरी जो परसेंटेज है वो, अगर हमारे पास कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम होती है थ्रू द रिकवरी, पहले तो हम टैक्स बेस, आपको पता है बजट हमारा जो बनता है आमदन और खर्च का जो डिफरेंस होता है वो टैक्स बेस ही होता है। अगर 14,500 अरब पे हम टैक्स बेस पे बजट बना रहे हैं तो उसके बाद बीच में हमारे पास क्या रह जाता है, जो गैप जो हमारा जो है वो इसी तरह हमने कवर करना। अब जब हमने हदफ कम किया है तो मैं समझता हूँ कि जो आपके पास इनकम हुई है, जिसको हम एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हैं, जो हमारे टारगेट से भी मैं समझता हूँ कि 150% ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा हमारी इनकम के अंदर भी। और जो हमने 150 अरब का कम जो हमने उसमें हदफ किया है अपने टैक्स कलेक्शन के अंदर, वो यहाँ से भी कवर हम कर सकते हैं। और IMF के लिए बड़ी लॉजिकल रीज़न है हमारे पास देने के लिए, जो हमारी रिकवरी यहाँ से नहीं होनी थी वो हमने यहाँ से जो है ना कर लिए, जो हमारे जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके थ्रू हमने काफ़ी बेहतर रिकवरी की है। तो ये अच्छा एक रुझान होगा लोगों के पास। पहले ये होता था कि जी नैब है वो वन साइडेड देख रही है, वो एक तबके को टारगेट कर रही है, वो खाली बिजनेसमैन को देख रही है। तो मैं तो बहुत ही आउटडेटेड बयानात थे, लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए कि खासकर कितनी आराजी बाजियाब करवाई गई है, कितना ज़्यादा लैंड को देखा गया है, तो नईम साहब ये चीज़ें जो है वो अब ट्रांसपेरेंसी की तरफ आएंगे, तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ ये इकदाम जो है वो अभी इस साल की रिकवरी है और ये टारगेटेड हम कह सकते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है, तो नेक्स्ट ईयर भी मजीद नैब जो है इन चीज़ों पर काम करने के लिए कोशिश है? ट्रेंड को देखना पड़ता है। अगर ट्रेंड आपके पास अच्छा एक ट्रेंड आ रहा है, एनवायरनमेंट आपकी वजह से हम बात करते हैं कि आजकल एनवायरनमेंट हमारे पास अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है, एतमाद बनाना पड़ता है लोगों का। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के लिए एक बेहतर एक ट्रेंड जाएगा और लोगों में जो करप्शन के एक लेवल चले गए हुए हैं वो इस तरह रिकवरी से, इस तरह लोगों तक हाथ डालने से मैं समझता हूँ वो भी काफ़ी तौर पर कमी आएगी उसके अंदर। और रिकवरीज तो नेचुरली वो हैं, वो तो ट्रिलियंस से भी ऊपर की अमाउंट पे चली गई आपको पता है। और स्पेशली ये जो लैंड के ऊपर से रिकवरीज आपको पता है, जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो प्लॉट्स के ऊपर जो कब्जे हुए हैं उनकी जो रिकवरीज हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि हम हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा है। तो अगर हम ये कर लेते हैं, इसी तरह के साथ हमारे जो आपके पास ये ज़मीनें होती हैं
ٹھیک ہے نا, ان کے آپ بتائیں وہ بھی بہت زیادہ ایسی ہیں بہت زیادہ ہے, ہاں. کہ ان کے بلوچستان سے اچھا خاصا ایک لینڈ کے حوالے سے جو ہے لیکن بلوچستان میں بھی ہے کہ لینڈ ہے, ٹھیک ہے نا, دس دا بگیسٹ لینڈ ایریا آف بلوچستان ان پاکستان, ٹھیک ہے, 46% آف لینڈ ہم پاکستان میں کرتے ہیں. تو اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو قبضہ ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, جو گورنمنٹ لینڈس کے اوپر جو قبضہ ہے, ٹھیک ہے, پرائیویٹ لینڈس کا ایک علیحدہ وہ, لیکن جو گورنمنٹ میں بھی, سندھ میں بھی, سب جگہ پنجاب میں پہ بھی ایسے, میں سمجھتا ہوں پنجاب میں رجحان زیادہ ہے, سندھ میں بھی زیادہ ہے رجحان, بلوچستان میں شاید اتنا زیادہ نہ ہو, بٹ پنجاب میں, سندھ میں اس کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو اس کی ریکوری کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ چل پڑے گا, پھر لوگوں کو تھوڑا سا وہ قبضہ کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کی ریکوری بھی ہونی ہے کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر. اور اب تھوڑا سا ڈر بھی رہے گا. فائنلی آپ کا لا ابائڈنگ نیشن ہونی ہی چاہیے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, آئی ایم ایف نے فائنلی اس چیز پر اتفاق کر لیا ہے کہ تقریباً 150 ارب روپے ٹیکس میں کمی کی جائے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ, خاص کر ہم نے دیکھا تھا دیکھیں ہے تو ہم اس کو کہیں کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے, کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں بنتی ہے, لیکن نیچرلی جو ہم نے ہدف ابھی جو کیا ہے, اچیو کیا ہے, وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اگر ہم 1200 ارب کے قریب چلے گئے, 12,000 ارب کے قریب چلے گئے, تو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے یہ کہ اس کو اچیو کرنا, کیونکہ 14,500 ٹارگٹ رکھا گیا تھا, تو اس کو مطلب اچیو کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا. اب 150 کم ہو گئے, 15 دن کی ڈیٹ بڑھائی, پھر جب یہ سارا کچھ ہوا تو پتہ ہی چلا کہ بہت اچھا ٹارگٹ اچیو کیا جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو 15 مطلب 150 کم کرنا میں سمجھتا ہوں اس پینٹ, بٹ یہ اثر تو اس کا پڑے گا. ٹیکس سرکل کو بیسیکلی ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکس بیس کو بڑھانی پڑے گی, سرکل کو بڑھانا پڑے گا, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا. تو وہ کسی حد تک تو ہم کامیاب ہوئے ہیں, لیکن اسٹل وی ہیو ٹو ڈو, مطلب بہت کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے, سرکل کو بڑھانے کے لیے. جیسے ہم 14,000 کے, ہم 24,000 کے اوپر بھی جا سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکس بیس بجٹ بنتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو آمدن ہے, تو میجر چنک جو ہے وہ وہیں سے آتا ہے ہمارے پاس, ٹیکس بیس سے. تو وہ آنے والے وقت کے لیے آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے اگر ہم ٹیکس نیٹ بڑھا لیں. اچھا نعیم صاحب, ٹیکس کے حوالے سے بہت سارے انیشیٹیوز لیے گئے, ہم نے دیکھا ریفارمز اس بار کیے گئے, تو آئی ایم ایف بھی اس تمام کوششوں کو سراہ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں پھر فلڈ بھی آ گیا, ڈیمیجز بھی ہو رہے ہیں, وہ نیچرلی ڈیزاسٹر ہے, وہ ہمارا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس چیز پہ اور پھر 150 ارب روپے کی کمی, تو اتنا کافی ہے یا مزید کچھ نیگوسیشنز نیکسٹ؟ دیکھیں نیگوسیشنز تو آن گوئنگ ہیں. ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی ان کی نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں. جو نیکسٹ انسٹالمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. پھر جو ہمارا پرائم منسٹر کا جو مین جو ایک فوکس وہ یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس میں سے نکل آئیں, ہم جو قرضوں کا ایک ہمارے پر بوجھ ہے اس میں سے نکل آئیں, کیونکہ میجر بجٹ کا جو ہمارا جو پورشن ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہاں جاتا ہے. وہ ہاف آف دی پورشن جو ہے وہ صرف ہمیں ان کے سود کی مد میں جتنے بھی ملٹیپل ہماری قرضے ہیں اس کو ریٹرن کرنے میں جاتا ہے. تو مین اگر بوجھ میں کمی آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے نا بہتری آ سکتی ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو کرپشن اگر ہم روک لیتے ہیں, ان نیسیسری پروجیکٹس کے اوپر جو ہم پی ایس ڈی پیز بنا دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ جو پولیٹیکل بیس ہم جو ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر, اپنے ایم پی ایز ایم این ایس کے اوپر, وہ اس کے اوپر تھوڑا سا اگر ہم کاؤنٹ ڈاؤن کر لیں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فرق پڑے گا اس سے. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلریڈ کلاس جو ہے وہ آلریڈی اس بار ونر ہو چکے ہیں ٹیکس دینے میں. پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی تھا, لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی تھا, اور ابھی بھی میجر جو شیئر ہے وہ انہیں تو نعیم صاحب کیوں ایکسپورٹرز, کیوں بزنس کمیونٹی, یا کیوں جو ہمارے خاص کر اگر ہم بات کریں ریٹیلرز ہو گئے, ہول سیلرز ہو گئے, خاص کر جو کیش کا کام کرتے ہیں, وہ ٹیکس کیوں چھپا جاتے ہیں؟ اصل میں نا جو ایک نیریٹو جو بنا ہوا ہے نا, اس نیریٹو کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو پہلے ایک پاکستان کے لیے پوری دنیا میں بنا ہوا تھا, اب نیریٹو چینج ہوا نا. ابھی پوری دنیا میں ایک نیریٹو پاکستان کا امن, ٹھیک ہے نا, ہم ایگریشن نہیں دکھاتے, ایک نیریٹو. اب وہ میسیج کیا ہے کہ پہلے ہم پہ کوئی چیز اٹیک ہوگی, کوئی ہماری طرف آئے گا تو پھر ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا, ہم اسرائیل نہیں ہیں, ہم بھارت نہیں ہیں. اب وہ نیریٹو بنا ہوا ہے ہمارا کہ لوگوں کا یہ کہ جی ہم ٹیکس دیں گے, ہمیں ملتا کیا ہے. دیکھیں ملنا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن جو آپ کا فرض ہے, میں پہلے بھی کہا, جو آپ کا فرض ہے پہلے وہ تو پورا کریں. آپ ارننگ کر رہے ہیں, یو ارننگ سمتھنگ, 1 روپیہ کمایا آپ نے تو آپ 5% بنتے ہیں, آپ دے دیں, کیا آپ کا وہ آپ کو آپ کی نیڈز بھی یاد ہیں, آپ کی وانٹس بھی یاد ہیں, لیکن آپ کو آپ کی ڈیوٹیز نہیں یاد ہیں. یہ آپ کو خود سے کرنا پڑے گا. دیکھیں اس کے لیے گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا, نیا ٹیکس سسٹم لے کے آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے تاجر دوست اسکیم لے کے آئے کہ 1,000 روپیہ پر منتھ ایک دکاندار کو دینا ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی, مطلب ایک دن کی چائے بھی نہیں ہے اس کی نا, جتنی وہ لوگوں کو مہمانوں کو پلاتے ہیں. ایک دن کا 1,000 نہیں, مہینے کا 1,000, لوگ اس سے بھاگتے ہیں. اب یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کا ایک مہینے کا 1,000 منیمم, یعنی کہ 100 روپیہ بھی ڈیلی کا. اب وہ رجسٹر نہیں کر رہے تھے کہ جی آج 1,000 لے رہے ہیں, کل ہم رجسٹر ہو جائیں گے تو ہمارا بزنس سامنے آ جائے گا, میٹر ہمارا نوٹ ہو جائے گا, ہم بجلی کتنی دے رہے ہیں. ریفارمز کیے گئے ایف ڈی آر میں, تو اس میں ہیومن انوالومنٹ کو بھی تھوڑا سا سائڈ لائن کیا گیا. اس کو کہا گیا کہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ نے یہ اقدام کیا ہے کہ اب جو صنعتی بجلی اور گیس کنیکشن ہوں گے, اس میں آپ کو تمام چیزیں شو کرنی پڑیں گی کہ آپ کتنا ٹیکس بھر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا چیزیں ہیں, کتنا اماؤنٹ
अमाउंट है, तब आपको जाके कनेक्शन मिलेगा। तो ये भी तो एक इनिशिएटिव है। हमने डेवलप मुल्कों के साथ अगर खड़े होना है, हम अगर सुपर पावर के तौर के ऊपर चौथी पांचवी एज ए नेशन खड़े होते हैं, दुनिया में देखा गया, चाइना में देखा गया, ठीक है ना, हम जापानीज़ के साथ खड़े हैं, हम एक तो हमें अपने डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपनाना भी पड़ेगा ना, कि उनके पास जो सिस्टम है, अब छोटा सा सिस्टम है यूएई, ठीक है ना, यूएई में किसी ने रेंट पे घर लेना है, उसने मीटर भी अपना लगवाना है, हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं आपको कनेक्शन लगवाने में टेनेंट को, ठीक है ना, उसने अपना लगाना है, उसने गैस भी अपनी लगानी है, उसने जाते हुए क्लियर करना है तो उसने जाना है। अब ये सिस्टम अगर ले आते हैं, इतनी शफाफियत है इसके अंदर, ठीक है ना, जो यूज़ कर रहा है, टैक्स भी कम है ना वहाँ तो। नहीं मैं कहता हूँ टैक्स अलग है, लेकिन तो यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी को पे करना। देखें अब बात ये हो रही है कि कनेक्शंस की बात हो रही है, उनको पे करने की। अब लोग इस तरह यहाँ पे आपको पता है कितने लोग जो हैं बगैर मीटर्स के चल रहे हैं, ठीक है ना, अभी तक भी उनको कुछ, हम किस दौर में एआई के दौर में पूरी कॉलोनीज हैं, पूरे आपके अपार्टमेंट्स हैं, जो कि वो सिर्फ वो यहाँ का जो एक वो सिस्टम बना हुआ है, वो उसको पर मंथ 500 तय है कि जी उन्होंने देना है, उनको नहीं है कि मीटर लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उन्होंने क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना। हम इन चीज़ों को अगर ठीक कर लेते हैं और अगर लेटेस्ट सिस्टम पे आ जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं। देखिए जो पे कर रहा है वो तो कहता है कि मैं बिल्कुल इस सिस्टम पे जाना चाहता हूँ, क्यों कि मैं अपना भी पे कर रहा हूँ, मैं उनका भी पे कर रहा हूँ, कि जो नहीं पे कर रहे, ठीक है ना, क्योंकि बोझ तो फिर इनके ऊपर आता है ना अल्टीमेटली सारा कुछ। उन्होंने तो वो एक एरिया का जो लोड निकाला हुआ है, वो लोड उन्होंने कहाँ से रिकवर करना है, फिर वो तो लोड जा रहा है ना एक एरिया में, डीएचए का लोड है तो डीएचएल उन्हें पे करना है, उसके साथ अगर पे नहीं कर रहा तो वो बोझ उस पर पड़ेगा जो पे कर रहा है। बिल्कुल। तो अच्छा एक और चीज़, बिल्कुल आपने सही फरमाया और ये बहुत लॉन्ग डिबेट है। नईम साहब ये भी बताइएगा कि जो हमारी एफडीआई है, यानी कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट आती है, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट, ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं पाकिस्तान जो एक ऐसा कंट्री है जो बड़ा एक ल्यूक्रेटिव मार्केट बन चुका है और अट्रैक्शन इसकी इतनी बढ़ गई है। यहाँ पर 17 जो है वो हम कह सकते हैं तकरीबन जो रेयर मिनरल्स मौजूद हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 12 पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे पास नए सेक्टर्स डेवलप हो गए और नई चीज़ें सामने आ गई, तो पूरी दुनिया के लिए इतनी अट्रैक्शन हो गई है। और दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क बन चुका है, लोग इस पर ट्रस्ट करने लगे, कॉन्फिडेंस आ चुका है। कितना अच्छा लगता है जब हम ओवरसीज पाकिस्तानी से पूरी दुनिया के अंदर ये दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप क्या कहेंगे कितना ज़्यादा अब महफूज है और कितने लोग अब आना चाहते हैं पाकिस्तान? देखिए बात वही इन्वायरमेंट की है ना, अभी लोगों को एक मैसेज गया है। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट अगर महफूज है, मैं पिछले में मलेशिया के उस पर भी था, ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें प्राइम मिनिस्टर भी 3 दिन के लिए गए थे, एज ए बिजनेसमैन वहाँ पे गया था, तो वो कॉन्फिडेंस नज़र आता है ना B2B के अंदर। आपको कंपनीज के जब आप बैठते हैं तो पहले थोड़ा सा वो देखा जाता था कि नहीं पाकिस्तान में पता नहीं पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, एलसीज खोलेंगी, पेमेंट आएगी नहीं आएगी। अब जब गवर्नमेंट की तरफ से इतना पर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, 1 विंडो के ऊपर हम जा रहे हैं, IFC हमने बना दी है, उसको लिंक कर दिया, मिनरल्स माइंस उसी के अंदर हम कवर कर रहे हैं, IT को उसके अंदर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को उसी के अंदर हम कवर कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि एक ही छत है, उसके नीचे हमने जाके सारा फायदा होता है जी, पहले हम चैम्बर में जाएंगे, फिर उसके बाद हम किसी और जगह जाएंगे, फिर हम इंपोर्ट के लिए जाएंगे। फैसिलिटेशन है, अब फैसिलिटेशन सेंटर बन गए आपको पता है, ठीक है, ऑपरेटिव भी हैं। अब उसके अंदर आप लोग जब आते हैं फिर ऑनलाइन बैठ के अप्लाई कर लेते हैं, तो एक आपने उनको एक बताया है, फिर एक गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो स्टेबिलिटी जो आई है पाकिस्तान के अंदर, जो पॉलिटिकली आई है, ये सबसे बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए कि जी अब ये महफूज मुल्क है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। देखिए ये तो हमारी गोल्ड माइंस हम हैं, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर, वो तो अट्रैक्शन लोगों के पास हमेशा से रही है, लेकिन उसको लेके कैसे जाना है अभी उनको पता चला है कि उसमें सिस्टम में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे, ठीक है ना, सेंधक में जो और हम तो ये चाहते हैं कि वैल्यू एडेड हो, बल्कि यहाँ से जाए ही ना, फिनिश प्रोडक्ट जाए। बिल्कुल। वेल नईम साहब थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और तशरीफ लाया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं इकोनॉमी के हवाले से, वी हैव अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़, और आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी सारी आपसे शेयर भी की। सबसे पहले हम बताते चलते हैं आज के कमोडिटीज़ अपडेट्स, जो कि हम थोड़ा सा गोल्ड के हवाले से बैकग्राउंड बताते चलें कि इस वीक के अंदर गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी शैटर होते हुए दिखाई दिए हैं। चलें आज की मार्केट के देख लेते हैं अपडेट्स। गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,26,916 अच्छा ये देख रहे हैं हम कि 4,26,916 रुपए आज के गोल्ड के रेट्स हैं पर तोला, जबकि इस वीक के अंदर हम 4,70,000 को टच करके वापस आ चुके हैं। तो ये वीक की फ्लक्चुएशन है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,66,401 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पारोस 4,038.42 डॉलर। ऑयल WTI per barrel $61.68, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $65.76। ऑयल प्राइसेस में एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। WTI कल $58 पर ट्रेड कर रहा था, आज $61 पे है, और ब्रेंट क्रूड भी आप देख रहे थे कि 63 पे था, अब 65 हो चुका है। इट मींस के ऑयल प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड है। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रेट्स हैं।
सबसे पहले करेंसी रेट्स में यूरो प्राइस रही 320.85 पे बाइंग रही, सेलिंग वाज 326.43, यूके पाउंड बाइंग रही 374.67, सेलिंग वाज 375.34, यूएस डॉलर बाइंग रही 280.95, सेलिंग वाज 281.45, एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.42, सेलिंग वाज 39.49। करेंसी अपडेट्स आपने देखी, जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते हैं आज की मार्केट में। सऊदी रियाल बाइंग रही 74.91 रुपीस, सेलिंग वाज 75.05, यूएई दिरहम बाइंग रही 76.51 रुपीस, सेलिंग वाज 76.65, कतरी रियाल बाइंग रही 77.27, सेलिंग वाज 77.41, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.22, सेलिंग वाज 917.85। रुपी अप्रिशिएट करा है, डॉलर डाउनवर्ड ट्रेंड है, छोटे छोटे चंक्स के अंदर हम डेली बेसिस पे गिरावट देख रहे हैं डॉलर के अंदर। इट्स अ वेरी गुड साइन कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के नंबर्स डाउनवर्ड ट्रेंड पुश करते हुए दिखाई देंगे। दैट इज इट। आज प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।